हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिकम टॉपर पर। और हम लोग पढ़ रहे थे अपनी फिजिक्स की क्लास में यूनिट 13 नाभिक, और जिसमें हम ऑलरेडी 2 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें उससे रिलेटेड जो हमारे पहले के टॉपिक थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, समस्थानिक, समभारिक, और ये जो जितने भी टर्म्स थे नाभिक से रिलेटेड सभी के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और इस क्लास में यानी आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नाभिकीय विखंडन के बारे में, न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, और इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हैं परमाणु बम और नाभिकीय रिएक्टर, उनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और इसके बाद एक और क्लास होगी जिसमें हम नाभिकीय संलयन के बारे में डिस्कस करेंगे और हमारी यूनिट 13 पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। और बात करें, जैसे कि हम आपको बार बार बताते हैं कि जो हमारी यूनिट 12 है यानी एटम से रिलेटेड यूनिट है, तो इस पूरी यूनिट की जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दी गई है। तो वहाँ से आप उसको, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करके आप इसको वहाँ से रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं यूनिट 12 को, जिसमें पूरा लगभग थ्योरेटिकल पोर्शन ही है। और जो यूनिट 13 है वो हमारी कंप्लीट हो रही है, और देन फिर हम यूनिट 14 की भी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा देंगे। तो ये थी इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड। अब हम देखते हैं आज के हमारे टॉपिक को, जो कि है नाभिकीय विखंडन। तो देखिए, जो नाभिकीय विखंडन होता है इंग्लिश में इसे कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। तो विखंडन के ही नाम से आपको पहले से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर किसी भी चीज़ का टूटना दर्शाया गया। तो नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रिया है जिसमें एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है। यानी कोई एक भारी नाभिक होता है और उसका विखंडन हो जाता है, यानी वो दो अलग अलग हल्के नाभिकों में टूट जाता है। तो इसी घटना को हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। और जब हम किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी करते हैं, या न्यूट्रॉनों की जब हम बमबारी करते हैं किसी भारी नाभिक में, तो फिर वो नाभिक टूट जाता है। और इसी घटना को हम क्या कहते हैं? इसी घटना को हम नाभिकीय विखंडन या न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। और इसमें 2 वैज्ञानिक हमारे आते हैं, ऑटो हॉर्न और वैज्ञानिक स्ट्रासमैन। तो इन्होंने क्या किया, ये जो वैज्ञानिक थे ऑटो हॉर्न और स्ट्रासमैन, इन्होंने यूरेनियम पर, यानी यूरेनियम जिसको U से डिनोट किया जाता है, और 92 परमाणु क्रमांक, 235 परमाणु भार, यानी यूरेनियम 92 यानी 92 इसका परमाणु क्रमांक होता है और 235 इसका परमाणु भार होता है। तो यूरेनियम 92 235 पर ऑटो हॉर्न और स्ट्रासमैन जो 2 वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, इस पर उन्होंने न्यूट्रॉनों की बमबारी की। यानी ये एक भारी नाभिक है यूरेनियम, और इस पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की इन दोनों वैज्ञानिकों ने, ऑटो हॉर्न और स्ट्रासमैन। इन्होंने एक प्रयोग किया, इस पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की। तो उन्होंने देखा कि ये जो यूरेनियम है ये यहाँ पर 2 हल्के नाभिकों में टूट गया, जिसमें कि एक नाभिक था यहाँ पर जिसका परमाणु क्रमांक था 56, जिसे नाम दिया गया बेरियम। यानी ये बेरियम और 36 परमाणु क्रमांक वाले क्रिप्टॉन। तो ये बेरियम और क्रिप्टॉन 2 हल्के नाभिकों में टूट गया। ये जो भारी नाभिक था यूरेनियम 235। तो वैज्ञानिक आपको इस क्षेत्र में याद रखने, वैज्ञानिक ऑटो हॉर्न और स्ट्रासमैन, इन्होंने क्या किया था, एक यूरेनियम का एक नाभिक लिया जो कि एक भारी नाभिक है, और उस पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की। तो इसका विखंडन हो गया, यूरेनियम का विखंडन हो गया, और ये 2 अलग अलग हल्के नाभिकों में टूट गया, जिसमें कि 56 परमाणु क्रमांक का बेरियम और 36 परमाणु क्रमांक का क्रिप्टॉन। यहाँ पर 2 अलग अलग हल्के नाभिक हमको देखने को मिलते हैं। अभी हम आपको एक रिएक्शन के द्वारा भी इसको समझाएंगे कि किस प्रकार से ये दोनों यौगिक यहाँ से अलग हुए, यानी ये दोनों तत्व यहाँ से अलग हुए, हल्के नाभिकों में इसका विखंडन हो गया। तो यहाँ पर इसे एक रिएक्शन से डिनोट करते हैं। तो ये है 92 यूरेनियम 235, और इसमें न्यूट्रॉनों की बमबारी की गई, यानी 0N1 न्यूट्रॉन के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। तो इसका यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर इसका विखंडन हो जाता है। तो पहले न्यूट्रॉन की बमबारी हम करेंगे, तो ये हो जाएगा 92 यूरेनियम 236, फिर ये टूट जाता है 56 बेरिलियम 144 प्लस 36 क्रिप्टॉन 89, ये यहाँ पर हमको प्राप्त होता है। और साथ ही साथ 3 न्यूट्रॉन भी
यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं, प्लस जो ऊर्जा है वो यहाँ पर नाभिकीय विखंडन से एक भारी मात्रा में ऊर्जा भी निकलती है। तो यूरेनियम 235 के विखंडन से सदैव बेरियम और क्रिप्टॉन के आइसोटोप्स ही प्राप्त नहीं होते, अन्य भी प्राप्त होते हैं, लेकिन मुख्यतः आपको याद रखना है कि जब हम यूरेनियम का विखंडन करते हैं तो वहाँ पर बेरिलियम और क्रिप्टॉन हमको प्राप्त होते हैं। तो ये रिएक्शन भी आपको याद रखनी है। अब जैसे ये एक हम इसको एक फिगर के माध्यम से भी समझ लेते हैं। तो ये है यूरेनियम 235 और इसमें जैसे ही हमने न्यूट्रॉन की बमबारी कराई तो यहाँ पर कई सारे न्यूट्रॉन निकले, ऊर्जा निकले, और ये यहाँ पर बेरिलियम निकला और इधर यहाँ पर क्रिप्टॉन यहाँ से निकला यूरेनियम 235 में जब हमने न्यूट्रॉनों की बमबारी कराई, और कई सारे यहाँ पर न्यूट्रॉन भी निकले और साथ ही साथ एक भारी मात्रा में ऊर्जा भी हमको यहाँ से मिलती है। तो ये प्रोसेस होता है किसका? नाभिकीय विखंडन का। तो विखंडन से आपको याद रखना है यूरेनियम 235 एक भारी नाभिक है जिस पर न्यूट्रॉनों की बमबारी कराने से ये बेरिलियम और क्रिप्टॉन में टूट जाता है। बेरियम और क्रिप्टॉन के दो हल्के नाभिकों में इसका विखंडन हो जाता है। और अन्य भी हम कोई भारी तत्व ले सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया गया है यूरेनियम 235 का, 92 यूरेनियम 235 का, और यूरेनियम काफ़ी यूज इसका किया जाता है। फिर इसी प्रोसेस से यानी नाभिकीय विखंडन प्रोसेस से ही यूरेनियम से ऊर्जा यहाँ पर ली जाती है और यूरेनियम को ही, ये तो एक जीएस का क्वेश्चन है, यूरेनियम को ही मेटल ऑफ होप यानी आशा की धातु कही जाती है, क्योंकि जब भविष्य में हमारे ये जो संसाधन है पेट्रोल डीजल ये जब समाप्त हो जाएंगे तो फिर यूरेनियम के यूज से ही हम ऊर्जा को यहाँ पर ऊर्जा हमको मिलेगी, क्योंकि यूरेनियम अल्प समय में ही काफ़ी भारी मात्रा में यहाँ पर ऊर्जा देता है, इसीलिए यूरेनियम का यूज़ किया जाता है। लेकिन ये खतरनाक भी है क्योंकि इसका उपयोग परमाणु बम बनाने में भी किया जाता है, और इसमें दो प्रकार की रिएक्शन होती हैं, यानी दो प्रकार की अभिक्रियाएं देखने को मिलती हैं यूरेनियम के अंदर, जो कि होती हैं यानी नाभिकीय विखंडन में अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। तो इसीलिए इसका अगर हम यूज़ करेंगे नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के अंतर्गत तब ये हमारे लिए यूज़फुल होगा, अन्यथा अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक साबित हो सकता है। तो इसीलिए इसमें तो यहाँ पर दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। तो एक होती है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है, तो ये जो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है इसमें क्या होता है, प्रत्येक विखंडन में उत्पन्न नए न्यूट्रॉनों में से एक से अधिक न्यूट्रॉन आगे विखंडन करते हैं, जिससे विखंडनों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है, और ये जो अभिक्रिया है बहुत तीव्र गति से होती है और संपूर्ण पदार्थ का विखंडन हो जाता है। यानी इस प्रक्रिया में क्या होता है, अनियंत्रित में इसमें एक न्यूट्रॉन है जैसे, वो फिर न्यूट्रॉन निकलता है तो वो फिर विखंडन उसका फिर होता है, और फिर इनका भी विखंडन होता है और इनका भी इधर विखंडन होता है। तो इसलिए ये एक अभिक्रिया, एक चेन अभिक्रिया बनती हुई चली जाती है न्यूट्रॉनों की, और ये पूरी तरीके से अनियंत्रित हो जाती है, और ये तीव्र गति से और अल्प समय में ये प्रक्रिया होती है, जिससे संपूर्ण पदार्थ का जब तक विखंडन नहीं हो जाता ये प्रक्रिया चलती रहती है, और इसमें बहुत ही विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है और ये एक विस्फोट का रूप ले लेती है। ये एक विस्फोट का रूप ले लेती है जो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है। इसीलिए ये जो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है इसको हानिकारक माना जाता है, फिर क्योंकि इसको बीच में फिर रोका भी नहीं जा सकता है जो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है। और परमाणु बम में इसी का यूज किया जाता है, यानी जब परमाणु बम का यूज किया जाता है तो फिर उसमें यही श्रृंखला अभिक्रिया होती है, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। इसीलिए जब परमाणु बम वैसे तो जल्दी यूज किया नहीं जाता है, और जैसे कि जापान में सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान वहाँ पर परमाणु बम नागासाकी और हिरोशिमा में डाला गया था, तो वहाँ पर अनियंत्रित श्रृंखला क्रिया ही हुई, जिससे कि इसका बराबर विखंडन होता रहता है, बीच में फिर हम इसे रोक नहीं सकते और भारी मात्रा में तबाही होती है परमाणु बम के द्वारा। और दूसरी इसमें आती है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। तो इसको हम क्या करते हैं, हम कृत्रिम उपायों की मदद से इस प्रक्रिया को, ये जो चेन प्रक्रिया है इसको हम कुछ हद तक नियंत्रित करते हैं अलग अलग साधनों से, यानी कृत्रिम उपायों द्वारा इस प्रकार का नियंत्रण किया जाता है कि प्रत्येक विखंडन से उत्पन्न न्यूट्रॉनों में केवल एक ही न्यूट्रॉन आगे विखंडन कर पाए। यानी इस प्रक्रिया में क्या होता है, एक ये न्यूट्रॉन गया, फिर इसका विखंडन हुआ 2 न्यूट्रॉनों में, तो ये जो 2 न्यूट्रॉन हैं ये फिर
एक एक न्यूट्रॉन का ही विखंडन कर पाएँ और ज़्यादा न्यूट्रॉन ना हो, जिससे कि ये एक नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया बनती हुई चली जाती है। तो इससे क्या होता है, यह प्रक्रिया धीमे धीमे होती है और इससे जो प्राप्त ऊर्जा है उसका हम यूज भी कर सकते हैं। यानी ये हमारे लिए काफ़ी यूजफुल साबित होती है अगर हम उसको नियंत्रित वे में करें, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया करें। तो ये वो जो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का उदाहरण था वो परमाणु बम, और ये उदाहरण है नाभिकीय रिएक्टर। यानी नाभिकीय रिएक्टर में हम यूरेनियम का यूज करते हैं, लेकिन वहाँ पर हम नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का यूज करते हैं, जिससे हमको ऊर्जा भी मिल जाती है और कोई हानि भी नहीं होती है। तो ये नाभिकीय विखंडन और उससे रिलेटेड ये जो अभिक्रियाएँ हैं, श्रृंखला अभिक्रियाएँ हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा। अब चलिए आगे देखते हैं और जो पहला एग्जाम्पल है उसके बारे में पढ़ते हैं, परमाणु बम के बारे में पढ़ते हैं। तो परमाणु बम होता है, इसको नाभिकीय बम भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसे कहा जाता है एटम बॉम्ब। तो ये परमाणु बम क्या होता है, तो ये एक ऐसी युक्ति है जिसमें तीव्रगामी न्यूट्रॉनों के द्वारा विखंडनीय पदार्थ में अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है। जैसा कि हमने आपको बताया क्या होती है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, तो परमाणु बम के अंदर अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया भी होती है। तो परमाणु बम में क्या किया जाता है, हम यहाँ पर हम यूज करते हैं यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239, दोनों पदार्थों में किसी का भी यूज हम परमाणु बम में कर सकते हैं। तो इसके द्वारा क्या किया जाता है कि यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 के क्या हमने 2 टुकड़े ले लिए, यानी 2 टुकड़े हम ले लेते हैं यूरेनियम 235 के या तो प्लूटोनियम 239 के 2 टुकड़े एक हम सघन आवरण में पृथक पृथक रख दिए जाते हैं। यानी ये कोई आवरण है, ये हमने आवरण बनाया और इसमें हम क्या करते हैं, एक टुकड़ा हमने यहाँ पर रख दिया, इस प्रकार से एक टुकड़ा हमने यहाँ पर रख दिया यूरेनियम का, और एक टुकड़ा हम यहाँ पर एक टुकड़ा हम यहाँ से स्प्रिंग से यहाँ पर हमने लटका दिया। तो हमने क्या किया, एक सघन आवरण में 2 पृथक पृथक टुकड़े ले लिए यूरेनियम 235 के, और फिर हमने क्या किया, तो प्रत्येक टुकड़े का द्रव्यमान क्या होता है, क्रांतिक द्रव्यमान से कम होता है, ताकि जो इस आवरण के अंदर स्वतः विखंडन ना हो और श्रृंखला अभिक्रिया चालित ना हो। तो इसीलिए हम अलग रखते हैं, नहीं तो तुरंत वहीं पर ही विस्फोट हो जाएगा। तो इसलिए हमने इस टुकड़े को अलग किया, ये टुकड़ा हमने अलग लिया और ये टुकड़ा हमने अलग लिया। इसके अंदर एक आवरण के अंदर हमने इन टुकड़ों को आपस में अलग अलग रखा हुआ है, ताकि इनमें आपस में विस्फोट ना हो। अब अगर हमको क्या करना है, अगर हमको इसको चालू करना है, हमको बम विस्फोट करना है कहीं पर, तो हम बम के ऊपर लगी हुई चाबी को हटा देंगे, और जब हम इसको यहाँ से हटा देंगे तो ये जो टुकड़ा है ये यहाँ पर इससे जाके जुड़ जाएगा। और जैसे ही ये टुकड़ा कई माइक्रो सेकेंड से भी कम समय में यहाँ पर जुड़ जाता है, जैसे ही हम वहाँ पर चाबी हटाएंगे ये यहाँ पर टुकड़ा जाके उससे जुड़ जाएगा, और ऐसा होते ही जो विखंडनीय पदार्थ का द्रव्यमान है वो क्रांतिक द्रव्यमान से अधिक हो जाएगा, और फिर न्यूट्रॉनों के कारण विखंडन की जो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है वो अत्यधिक तीव्र गति से यहाँ पर अभिक्रिया स्टार्ट हो जाती है। तीव्र गति से अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया स्टार्ट हो जाती है और भारी मात्रा में अपार ऊर्जा वहाँ पर इससे मुक्त होती है। यूरेनियम का एक छोटा सा ही भाग, यानी यूरेनियम 235 का एक छोटा सा ही टुकड़ा एक भारी मात्रा में तबाही मचा सकता है, ये इतना खतरनाक होता है। तो क्या होता है, और फिर इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है। जब तक कि जितना पदार्थ उस बॉम्ब में रखा गया है वो जब तक पूरे तरीके से विखंडित नहीं हो जाएगा, तब तक इस श्रृंखला अभिक्रिया को हम रोक नहीं सकते। तो इससे क्या होता है, जो ऊर्जा की मात्रा है वो बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जिससे कि भारी मात्रा में तबाही होती है। और इसमें 10⁷ डिग्री सेल्सियस कोटि का ताप, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, इतना ज़्यादा ताप इसमें वहाँ पर उत्पन्न होता है। 10⁷ डिग्री सेल्सियस का ताप वहाँ पर जनरेट होता है, और साथ ही साथ लाखों वायुमंडलीय दाबों के बराबर दाब उत्पन्न हो जाता है, जिससे अंधा कर देने वाली जो दृश्य पराबैंगनी एक्स किरणें गामा किरण का विध्वंसककारी झोंका वहाँ पर उत्पन्न होता है। यानी सभी जो किरणें, वैसे जो दृश्य प्रकाश है वही हमारे लिए विजिबल होता है,
लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही परमाणु बम का विस्फोट होता है तो एक तो 10⁻7 डिग्री सेल्सियस का ताप और लाखों एटीएम का, यानी यहाँ पर लाखों वायुमंडलीय दाब के बराबर दाब उत्पन्न हो जाता है, यानी हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर यहाँ पर जनरेट हो जाता है, जिसके साथ ही सभी जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, गामा रेस, ये सभी, वैसे तो पराबैंगनी रेज, ये सभी हमारे लिए क्या होती हैं, ये हमारे लिए हार्मफुल होती हैं। गामा रेज हो, पराबैंगनी रेज हो, तो ये सभी तरंगे यहाँ पर, एक्स रेस, ये सभी तरंगे यहाँ पर उत्पन्न होती हैं, जिससे भारी तबाही होती है और इनका एक विध्वंसककारी झोंका आता है, हम ये कह सकते हैं। और जिस स्थान पर बम का विस्फोट होता है दूर दूर तक वहाँ पर जीवन का कोई भी निशान नहीं बचता है। और हमने इसको देखा भी है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में हमला किया था परमाणु बम से, तो वहाँ पर आज तक भी उसके इफेक्ट देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो नई जनरेशन आती है उसमें भी कई विकृतियाँ देखने को मिलती हैं, क्योंकि उसका प्रभाव परमाणु बम का जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, जो रेडिएशन होती है, उसका प्रभाव जीन में भी पड़ता है, तो उसका प्रभाव हमको नेक्स्ट जनरेशन में भी देखने को मिलता है। ये इतना विध्वंसककारी होता है परमाणु बम, इसीलिए सभी देशों ने फिर आपस में बैठक की और इसमें रोक भी लगाई गई परमाणु बम के निर्माण में, या जल्दी से इसका यूज नहीं किया जाएगा, ऐसा वहाँ पर समझौते भी किए गए। तो वो एक अलग टॉपिक है, हमको यहाँ पर फिजिक्स से रिलेटेड यहाँ पर टॉपिक पढ़ना था कि इसमें किस प्रकार से क्रियाएँ होती हैं, किस प्रकार से नाभिकीय विखंडन यहाँ पर होता है। तो अब आप आई होप आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे परमाणु बम किस प्रकार से वर्क करता है, हमने आपको अच्छी तरीके से बता दिया। और अब हम देखते हैं जो हमारा अगला टॉपिक है, नाभिकीय रिएक्टर, या इसे ही कहा जाता है परमाणु भट्ठी, या इसे ही नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु भट्ठी कहा जाता है। तो नाभिकीय रिएक्टर एक ऐसा यंत्र होता है जिससे विखंडनीय पदार्थ में नियंत्रित श्रृंखला विक्रिया चलाई जाती है और नियत ताप और नियत दाब, यानी यहाँ पर ऊर्जा उत्पन्न होती है और इसे अनेक उपयोगी कार्यों में यूज कर लिया जाता है, यानी अनेक कार्यों के लिए इसका यूज किया जाता है। तो अब हम देखेंगे नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसे यूज किया जाता है, मंदक यहाँ पर क्या यूज किया जाता है, और कंट्रोल करने के लिए जो नियंत्रक छड़ें हैं उनमें किसका यूज किया जाता है, और परिरक्षक में किसका यूज किया जाता है। तो इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले, तो इसमें क्या होता है, यूरेनियम हम लेते हैं यहाँ ईंधन के रूप में, यूरेनियम 235 ले सकते हैं या प्लूटोनियम 239 यहाँ पर हम ले सकते हैं। तो यूरेनियम 235 ली, और यहाँ पर हम क्या कराते हैं, न्यूट्रॉन की जब बमबारी कराएंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारी मात्रा में इसका विखंडन होगा और फिर उसी तरीके से न्यूट्रॉन निकलेंगे भारी मात्रा में। लेकिन यहाँ पर हम क्या यूज कर देते हैं, हम यहाँ पर यूज कर देते हैं मंदक का। तो हमने मंदक का यूज किया तो ये जो न्यूट्रॉन होते हैं ये स्लो हो जाते हैं, यानी जब ये आगे बढ़ते हैं तो इनकी जो स्पीड है वो स्लो हो गई, ये विखंडन उतनी तेज़ी से नहीं कर पाते हैं, स्लो स्पीड न्यूट्रॉन यहाँ पर हो जाते हैं। और जब ये स्लो स्पीड में हुए तब फिर क्या करते हैं, तब फिर आगे और हम नियंत्रित क्षणों का प्रयोग कर देते हैं। आगे जब हम नियंत्रित क्षणें लगा देते हैं तो ये अभिक्रिया यहाँ पर रुक जाती है, नियंत्रित हो जाती है, और जो ऊर्जा हमको चाहिए थी वो ऊर्जा भी मिल गई और कोई भी हानि नहीं हुई, जैसी हानि हमने परमाणु बम वाले केस में वहाँ पर देखी। तो ये प्रक्रिया होती है नाभिकीय रिएक्टर के अंदर या परमाणु भट्ठी के अंदर। तो यहाँ से ये यहाँ पर एनर्जी देने वाला एक नाभिक होता है और फिर इसे हाई स्पीड न्यूट्रॉन, यहाँ पर जो न्यूट्रॉन की स्पीड होती है वो हाई स्पीड न्यूट्रॉन यहाँ से जाते हैं, लेकिन जैसे ही आगे मंदक मिल जाता है ये न्यूट्रॉन स्लो हो जाते हैं, स्लो स्पीड न्यूट्रॉन है। फिर नियंत्रित क्षणों के द्वारा हम इस सब क्रिया को ही कंप्लीट कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। अब इसमें जो यूज किया जाता है, तो मंदक का कार्य क्या होता है, यहाँ पर मंदक का काम होता है न्यूट्रॉन की गति को धीमा कर देना, जैसा कि हमने पहले भी आपको प्रक्रिया समझा दी। और इसमें हम यूज कौन से पदार्थ करते हैं, यानी कौन से जो पदार्थ होते हैं उनका यूज़ हम मंदक के रूप में कर सकते हैं। तो इसमें है जैसे भारी जल, यानी वैसे तो जल का फार्मूला होता है H2O, लेकिन ये होता है D2O जो कि भारी जल होता है। तो ये काम करता है किसके रूप में, मंदक के रूप में।
और किस लिए, क्योंकि इसकी जो डेंसिटी होती है काफ़ी हाई होती है, तो इसलिए ये मंदक के रूप में वहाँ पर यूज़ किया जाता है। और साथ ही साथ H2O का भी, साधारण जल का भी यूज हम वहाँ पर कर देते हैं, लेकिन ज़्यादा उपयुक्त तो भारी जल होता है। और साथ ही साथ ग्रेफाइट भी मंदक के रूप में कार्य करता है, तो ये यूज़ हम मंदक के रूप में करते हैं। और बात करें जब हम नियंत्रक क्षणों की, तो नियंत्रक क्षणों के रूप में इनका यूज़ करते हैं। तो जो नियंत्रक क्षणें होती हैं इनका क्या कार्य होता है, तो ये क्या करती हैं, ऑब्जर्व करती हैं न्यूट्रॉन को, यानी नियंत्रण क्षणें हैं, ये क्या करती हैं, ये उन न्यूट्रॉनों को ऑब्जर्व कर जाती हैं, जिससे कि ये जो रिएक्शन है, चेन प्रक्रिया है, ये आगे नहीं बढ़ पाती है। तो ये इनका यूज होता है। अब इसमें कौन कौन सी क्षणें हम यूज करते हैं, वो किससे बनी होती हैं, तो ये बनी होती हैं बोरान, कैडमियम या स्ट्रोंटियम। तो ये जो पदार्थ दिए हुए हैं इनसे ही इनको बनाया जाता है, जो नियंत्रण क्षणें हैं। तो अगर आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुविकल्पी अतिलघु उत्तरीय पूरा एक लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, नाभिकीय विखंडन और उसके उदाहरणों से हमको समझाइए कि नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया किस प्रकार होती है। तो फिर आपको वहाँ पर नाभिकीय विखंडन समझाना पड़ेगा। परमाणु बम भी आप संक्षेप में समझा सकते हैं, और साथ ही साथ नाभिकीय रिएक्टर भी आप फिगर के माध्यम से वहाँ पर दिखा सकते हैं। तो मंदक के रूप में भारी जल ग्रेफाइट यूज होता है, नियंत्रण क्षण के रूप में बोरान, कैडमियम और स्ट्रोंसियम से बनी हुई क्षणें यहाँ पर यूज की जाती हैं। अब हम कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं रिलेटेड टू नाभिकीय रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर, उसके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो जीएस के भी फैक्ट हैं और साथ ही साथ आपकी एग्जाम्स के लिए भी उपयोगी होंगे। तो फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर, यानी पहला जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो किसके द्वारा बनाया गया, तो ये बनाया गया था इनरिको फर्मी, जिनको आप फर्मी के नाम से जानते होंगे। इनका पूरा नाम है इनरिको फर्मी। तो फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर वाज मेड बाय इनरिको फर्मी। इनरिको फर्मी के द्वारा पहला जो नाभिकीय रिएक्टर है वो बनाया गया था। और बात करें हम अगर इंडिया की, इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है, तो इसका नाम है अप्सरा। अप्सरा ये इंडिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर है और जो सबसे पहला विश्व का फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर इनरिको फर्मी है। तो ये जीएस के कुछ फैक्ट हैं जो आपको याद रखना है, आगे आपके काम आएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। और वर्ल्ड का जो फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर है वो कहाँ पर बनाया गया, तो ये शिकागो पाइल में बनाया गया था, विश्व का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर इनरिको फर्मी के द्वारा। और चार्नोबिल डिजास्टर, तो चार्नोबिल एक ये दुर्घटना हुई थी नाभिकीय रिएक्टर से रिलेटेड, इसे ही हम क्या कहते हैं, डिजास्टर। तो चार्नोबिल डिजास्टर इज लिंक्ड विद न्यूक्लियर रिएक्टर और रेडियो एक्टिविटी। तो ये इसी से रिलेटेड एक घटना है, चार्नोबिल घटना है, एक डिजास्टर है, इसी से रिलेटेड न्यूक्लियर रिएक्टर से रिलेटेड। और ग्रेफाइट के यूज मंदक व क्षण दोनों के रूप में किया जाता है, ये हमने देखा भी। और कूलेंट, तो देखिए ब्रेडर रिएक्टर, एक और रिएक्टर होता है ब्रेडर रिएक्टर। तो इसमें कूलेंट के रूप में किसका यूज़ किया जाता है, तो इसमें कूलेंट के रूप में सोडियम और पोटेशियम का यूज किया जाता है ब्रेडर रिएक्टर में। तो ये एक अलग रिएक्टर है, इससे रिलेटेड फैक्ट था तो हमने आपको यहाँ पर बता दिया। तो ये हमारा ऑल ओवर टॉपिक था आज का। हमने देखा नाभिकीय विखंडन के बारे में, नाभिकीय विखंडन किस प्रकार से होता है। देन फिर हमने देखा इससे जो रिलेटेड घटनाएं हैं, परमाणु बम किस प्रकार से कार्य करता है उसके बारे में, और साथ ही साथ न्यूक्लियर रिएक्टर किस प्रकार से वो करता है और क्या उसमें यूज किया जाता है मंदक के रूप में और क्या यूज किया जाता है नियंत्रक क्षणों के रूप में, सभी के बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इसका जो अगला पार्ट होगा, यानी अगले पार्ट में, अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे नाभिकीय संलयन के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन बम के बारे में। तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए और अपनी पढ़ाई को लगातार निरंतर जारी रखें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स की डेट भी नज़दीक ही आ रही है। 24 अप्रैल से आपके एग्ज़ाम्स स्टार्ट हैं। सो पढ़ते रहें और स्टे ट्यून्ड, चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।